नमस्कार दोस्तों, IS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे भारत और कतर के संबंधों पर। कतर एक अरब देश है, पश्चिमी एशिया का एक अरब देश है, जहां पर मुस्लिम लोग सर्वाधिक रहते हैं, मतलब बहुसंख्यक मुस्लिम लोग हैं। कतर पूर्ण रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र है। जैसे भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है, उसी तरह कतर पूर्ण रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र है। तो हम भारत और कतर के संबंधों पर बात करेंगे, सभी संबंधों पर, सांस्कृतिक संबंधों पर, राजनीतिक संबंधों पर, सैन्य संबंधों पर और प्रवासियों के संबंधों पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कतर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के मध्य आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। मौजूदा समय में भारत के विदेश मंत्री ने कतर के शीर्ष नेताओं, मतलब कतर के विदेश मंत्री से और वहाँ के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकात की है और दोनों देशों के मध्य आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की चर्चा की है। यह यात्रा भारत के पश्चिम एरिया के लिए जारी आउटरीच का हिस्सा है, जिसे देश अपने विस्तारित पड़ोस के हिस्से के रूप में देखता है। जो यह यात्रा है भारतीय विदेश मंत्री का, यह पश्चिमी एशिया के लिए भारत के आउटरीच, मतलब भारत अपना विस्तार कर रहा है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। क्षेत्र से तात्पर्य मतलब अपने पहुँच का विस्तार कर रहा है। तो पश्चिम एशिया के लिए जो पहुँच है उसमें उसी का एक हिस्सा है, जो कतर को भारत का विस्तारित पड़ोसी बनाएगा। मतलब भारत अपनी पहुंच वहां तक करेगा और कतर को अपने आप का पड़ोसी बनाएगा। एक अवास्तविक रूप से, मतलब वास्तविक रूप से पड़ोसी नहीं है, लेकिन काल्पनिक रूप से पड़ोसी के रूप में काम करेगा। कतर खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य है। कतर खाड़ी सहयोग परिषद एक संस्था है। खाड़ी सहयोग से क्या है, मतलब जितने भी अरब देश हैं वहाँ पर जो खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, उसके सब सदस्य हैं। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। भारत और कतर बहुपक्षीय मंचों पर पारस्परिक हित के सभी मुद्दों पर नियमित परामर्श और समन्वय बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। भारत और कतर बहुपक्षीय, मतलब सभी पक्षों के मंचों पर पारस्परिक हित के सभी मुद्दों पर नियमित परामर्श और समन्वय बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। आपसी हित के मुद्दों में ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल, निवेश, बुनियादी ढांचा विकास, परियोजना निर्यात और शिक्षा शामिल हैं। जो भारत और कतर के आपसी हित हैं उसमें ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल, निवेश, बुनियादी ढांचा विकास, परियोजना निर्यात और शिक्षा शामिल है। शिक्षा हुआ, एजुकेशन, निर्यात, उसके बाद परियोजनाएं, विकास परियोजनाएं हुई, डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट, मतलब निवेश, कतर के व्यवसायी इंडिया में निवेश करें और इंडिया के व्यवसायी कतर में निवेश करें, कतर सरकार यहाँ पर निवेश करे और भारत सरकार कतर में निवेश करे। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम वाले केमिकल जैसे कुछ भी, बिजली, ऊर्जा, इस सब के मुद्दों पर आपसी हितों में बात किया है। इसके अलावा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा भी, इतने संबंधों के अलावा भी ऊर्जा, व्यापार, निवेश, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, संस्कृति में भी और रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की तरीकों पर चर्चा की गई है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2019-20 में 10.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2019 से 20 में। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को देखभाल करने के लिए कतर को धन्यवाद दिया है। जब कोविड-19 महामारी आई तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा कोरोना के कारण, तो सभी देश लॉकडाउन लगाए। तो सभी देशों में वहाँ के प्रवासी, जैसे कतर में बहुत देशों के लोग रहते हैं, तो भारतीय प्रवासी पर विशेष रूप से निगरानी रखी, या मतलब उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से देखभाल किया। कतर में भारतीय प्रवासियों को विशेष रूप से देखभाल किया गया। इसके लिए भारत ने धन्यवाद दिया। और जब लॉकडाउन लगा तो जो लोग जहाँ थे वहीं पर रुक गए। तो भारत के बहुत सारे अप्रवासी लोग विदेशों में रहते हैं, तो कतर में विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसी को भारत ने धन्यवाद दिया है कतर को। भारत और कतर ने महामारी के दौरान उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा है। भारत और कतर ने एक दूसरे से कोविड-19 महामारी के दौरान उच्च स्तरीय, मतलब प्रधानमंत्री के लेवल तक संपर्क बनाए रखा है। भारत ने अपने साथ व्यापारिक साझेदारी के लिए कतर व्यवसायी संघ QBA की प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान से में मिलाने वाले अवसर को संबंध में जानकारी दी। भारत ने अपने साथ व्यापारिक साझेदारी के लिए जो कतर व्यवसायी संघ है, कतर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रतिबद्धता की सराहना की है और उसको जो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना है भारत की, उसमें मिलने वाले अवसर के संबंध में जानकारी दी है। अब बात करते हैं हाल में हुए परिवर्तनों में।
दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए प्रमुख पश्चिमी एशियाई राज्यों में भारत के आउटरीच के हिस्से कतर निवेश प्राधिकरण कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव, जितने भी आर्थिक दुष्प्रभाव हुए, प्रभाव तो कुछ नहीं हुआ, फायदा इसका कुछ नहीं हुआ, इसका घाटा ही हुआ है। आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए प्रमुख पश्चिमी एशियाई राज्यों में भारत के पहुंच के हिस्से कतर निवेश प्राधिकरण कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय किया गया है। एक विशेष टास्क फोर्स का निर्णय क्यों किया गया है गठन करने का? क्योंकि जिससे कोविड-19 महामारी के कारण जो आर्थिक दुष्प्रभाव पड़े हैं उससे दूर किया जा सके। दोनों पक्षों ने श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए संस्थागत उपायों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें श्रम संबंधी मुद्दों से निपटना और दोनों देशों के मध्य लोगों की सुरक्षित आवाजाही की सुविधा शामिल है। दोनों देशों ने भारतीय श्रमिकों को और कतर के श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए संस्थागत उपायों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें श्रम संबंधी मुद्दों से निपटना, जैसे कभी कभी 8 घंटे के लिए काम करने के लिए लिखे जाते हैं लेकिन 10 घंटा 12 घंटा बेगारी कराते हैं, काम कराते हैं, तो इससे इन चीज़ों से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य लोगों की सुरक्षित आवाजाही की भी सुविधा शामिल है। और ऐसे 8 घंटे के लिए लेकर जाएंगे, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा कराएंगे, इससे भी निपटने के लिए बात की है। अब बात करते हैं भारत और कतर के संबंधों पर, कैसे रहे हैं आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध में होता है व्यापार। पहला, पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल के दरों में गिरावट के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेशनल मार्केट में गैस और तेल का रेट बहुत तेज़ी से गिरा। कहीं कहीं पर तो $1 से नीचे प्रति बैरल पहुंच गया था, मतलब $1 से नीचे प्रति बैरल बहुत कम रेट पर पहुंच गया था। तेल पानी से भी सस्ते दाम पर बिकने लगा था। तो पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल के दरों में गिरावट आई है, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। भारत और कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। भारत को कतर के लिए, मतलब कतर सबसे ज़्यादा निर्यात में चौथे नंबर भारत है। कतर से सामान खरीदने में भारत चौथे नंबर पर है। भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध हैं। भारत और कतर के दोनों के मध्य में बैंकिंग क्षेत्र में अच्छे संबंध हैं। भारत कतर से चौथा सबसे बड़ा देश है, चौथा सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है, मतलब वहाँ से सबसे ज़्यादा सामान मंगाने वाला चौथा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। मतलब कतर का निर्यात, भारत का आयात। तो भारत चौथा देश है सबसे बड़ा जो कतर से सबसे ज़्यादा सामान मंगाता है। अब बात करते हैं निर्यात पर। भारत में कतर से निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG, LPG, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक तथा एल्यूमिनियम आदि शामिल हैं। भारत में कतर से मतलब कतर से आयात, जो कतर से सामान आ रहे हैं यहाँ पर, वो तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG, लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक तथा एल्यूमिनियम आदि शामिल हैं। मतलब भारत कतर से क्या क्या मंगाता है? LNG मंगाता है, LPG मंगाता है, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मंगाता है, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम आदि मंगाता है। कतर को भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात में अनाज, तांबा, लोहा और इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट्स आदि शामिल हैं। और भारत कतर को क्या क्या भेजता है? अनाज भेजता है, इसके बदले में तांबा, लोहा और इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट आदि भेजता है। मतलब भारत इस चीज़ों को निर्यात करता है कतर में। जैसे भारत कतर को देता है और बदले में क्या लेता है? प्राकृतिक गैस लेता है, LPG लेता है, रसायन लेता है, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम आदि लेता है। अब बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर। कतर भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। मतलब कतर दुनिया में भारत का प्राकृतिक गैस देने में सबसे बड़ा पूर्तिकर्ता है कतर। भारत कतर से सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस लेता है। भारत अपनी ज़रूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% कतर से आयात करता है। सबसे ज़्यादा का बात ही छोड़ दीजिए, 70% गैस का आयात कतर से करता है। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र पर। कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग अब तक प्रशिक्षण, एक दूसरे के सम्मेलनों या कार्यक्रमों में भाग लेना और भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाज़ों द्वारा ही सीमित रहा है। जायर एल बहार भारतीय और कतर नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। कतर अब तक भारत के साथ रक्षा सहयोग में सिर्फ प्रशिक्षण लिया है और उसके बाद एक दूसरे के सम्मेलनों या कार्यक्रमों में शिरकत की है, मतलब शामिल हुआ है। और भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाज़ों द्वारा इसकी यात्रा तक सीमित है। मतलब भारतीय नौसेना द्वारा कतर की तट पे यात्रा और कतर का भारतीय यात्रा तक ही सीमित है। और जायर अल बहार, इसको आप नोट कर लीजिए, जायर अल बहार, यह भारत और कतर के बीच नौसेना का मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। मतलब भारतीय नौसेना
और कतर की नौसेना मिलकर जायर एल बहार नाम से नौसैनिक अभ्यास की है, दोनों साथ मिलकर। अब बात करते हैं सांस्कृतिक संबंधों पर। सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इंडियन कल्चर सेंटर आईसीसी, ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, ये कल्चर वाला आईसीसी है, से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। भारतीय कलाकार कतर में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आईसीसी इंडियन कल्चर सेंटर की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रयास है। आईसीसी भारतीय दूतावास दोहा और निजी प्रायोजकों के तत्वावधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधी संघों का एक शीर्ष निकाय है। आईसीसी इंडियन कल्चर सेंटर भारतीय दूतावास दोहा, कतर की राजधानी दोहा है ना, और निजी प्रायोजक जो प्राइवेट प्रायोजक हैं, इनके तत्वावधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधी संघों का एक शीर्ष निकाय है आईसीसी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन कल्चर सेंटर है। अब बात करते हैं योग पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए अपने प्रस्ताव पर कतर के समर्थन में एक सह प्रायोजक के रूप में सराहना की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए अपने प्रस्ताव में कतर के समर्थन की एक सह प्रायोजक के रूप में सराहना की है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक मत से रिकॉर्ड 177 सह प्रायोजकों के साथ अपनाया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। योग को 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तो इसके लिए 177 वोट भारत के पक्ष में पड़े थे, जिसमें कतर ने भी भारत का समर्थन किया था। तो जब कतर ने भारत का समर्थन किया तो भारतीयों ने, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जो वहाँ पे प्रतिनिधि थे, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कतर की सराहना भी की। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कतर में 14 भारतीय स्कूल हैं जो 30,000 से अधिक छात्रों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूलों में कतर में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चे पढ़ते हैं। कतर में 14 इंडियन स्कूल हैं, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल 14 हैं, जो 30,000 से अधिक स्टूडेंट को सीबीएसई पाठ्यक्रम, जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टूडेंट जो भी है इंडिया का, सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड है फॉर स्टूडेंट के लिए, वो उसी के माध्यम से 30,000 स्टूडेंट 14 स्कूलों में अध्ययन करते हैं। और इनमें कौन पढ़ता है? इनमें उन्हीं भारतीय बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता वहाँ पर काम करते हैं, मतलब अप्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कतर में भारतीय समुदाय पर। भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। यह जनसंख्या अनुमानतः लगभग 700 मिलियन है। भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। कतर में रहने वाले विदेशियों में सबसे बड़ा भारतीय समुदाय ही है। यह जनसंख्या अनुमानतः लगभग 7 मिलियन है। 700 के इसमें भी स्प्रेड किया गया है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ये क्या गलत है इसमें। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। कतर में भारतीयों को अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीक, विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिए सम्मान दिया जाता है। भारतीय समुदाय कतर में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं भारतीय समुदाय के। तो ये लोग जो रहते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं और उसके बाद ईमानदारी के साथ, कड़ी मेहनत और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ कानून का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। भारतीयों को लगभग हर स्थानीय प्रतिष्ठान, सरकारी या निजी विभिन्न क्षमताओं में नियोजित किया जाता है। भारतीय लोगों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और टेक्निक को देखते हुए उनको लगभग सभी स्थानीय प्रतिष्ठानों में, सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में उनकी क्षमता के हिसाब से लगाया जाता है, मतलब नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं प्रेषित धन। कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीय पैसा भेजते हैं भारत में ना, जब अपने परिवार वाले भेजते हैं तो उसके बाद टैक्स करता है। तो कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रतिवर्ष अनुमानतः $750 मिलियन की राशि भेजी जाती है। जो कतर में भारतीय लोग रहते हैं वो जब पैसा भेजते हैं भारत अपने परिवार को, तो उसके साथ जो टैक्स कटता है, उसके बाद कतर की मुद्रा का भंडारीकरण किया जाता है, मतलब कतर की मुद्रा लेकर के उनको इंडियन मुद्रा दिया जाता है। तो कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग $750 मिलियन की राशि भेजते हैं, लगभग $75 करोड़ की राशि भेजते हैं। अब बात करते हैं भारत कतर के संबंधों की आगे की राह पर। कतर भारत में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, जिसमें सड़क, राजमार्ग, आर्थिक गलियारा, हवाई अड्डा, बंदरगाह, पर्यटन और होटल उद्योग के अलावा गैस एवं जरूरत संबंधी योजनाएं शामिल हैं। देखो, कतर जो है वो तेल और गैस को बेचकर बहुत पैसा इकट्ठा किया है, तो वह भारत के बुनियादी
इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहता है, मतलब बुनियादी ढांचा में निवेश करना चाहता है, जिसमें से सड़क हुआ, राजमार्ग हुआ, आर्थिक गलियारा हुआ, हवाई अड्डा हुआ, बंदरगाह, पर्यटन और होटल उद्योग हुआ, इन सब में गैस और उर्वरक में निवेश करना चाहता है। उसके पास तेल बेच के बहुत पैसा है, तेल गैस बेच के। भारत कतर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योग, यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स और विशेष रूप से उर्वरकों के निर्माण और उत्पादन में प्रत्यक्ष निवेश के लिए तत्पर है। और भारत क्या चाहता है? वही तेलवा चाहता है, जिसको बेच के अमीर हुआ है, उसी का प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योग, यूरिया, तेल और विशेष रूप से उर्वरक के निर्माण के लिए जो भी लगता है उसमें प्रत्यक्ष निवेश की बात करता है भारत। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी कथा जानने का मौका दीजिए। धन्यवाद।